हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 6 क्वेश्चन में गिवन है कि दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 के अनुपात में है और व्यय में 5:9 का अनुपात है। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये हो और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 रुपये हो तो 2 वर्षों की कुल बचत क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसको सॉल्व करते हैं। कृपया करके आप लोग मेरी वीडियोस को जो है अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगी। इसमें क्या कहता है कि दो क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात दिया हुआ है, तो हमको ये नहीं पता कि जो टोटल आय है मेरी वो कितनी है। मान लेता हूँ कि मेरी जो टोटल आय है वो कितनी है, वो 2x और 3x है, ठीक है ना। तो पहले साल में 2x और दूसरे साल में 3x है। तो कह क्या रहा है कि और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। फिर आगे क्या कहता है कि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये हो, ठीक है ना। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये हो तो पहले वर्ष में मेरा व्यय और 25,000 रुपये हो तो 2 वर्षों की कुल बचत क्या है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको F मान लूँ पहला साल और इसको मान लूँ S मतलब सेकंड दूसरा साल, तो कह रहा है ये आय का अनुपात है ना। तो कह रहा है कि दूसरे वर्ष में आय जो है यदि वो 45,000 रुपये हो, तो एक बात बताओ दूसरे वर्ष की आय यहाँ पे कितनी है, 3x। मैंने तो 3x मान लिया ना, ठीक है ना। तो वो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 45,000 रुपये के। तो यहाँ से अगर मैं काट लूँ तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0 0 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 15,000, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इस x की वैल्यू 15,000 अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ 2x में, तो आपका जो फर्स्ट ईयर की जो आय है ना वो कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30,000, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। जब सेकेंड ईयर की बात करें तो जो आय होगी 15 के 3x से गुणा करेंगे तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 45,000। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो यहाँ से मैंने आय निकाल ली टोटल, ठीक है। तो अब कहता क्या है कि यदि पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 रुपये हो, अब व्यय का अनुपात क्या है, पहले साल का दूसरे साल का। तो अगर मैं व्यय का अनुपात देखूं पहले साल का और दूसरे साल का, तो पहले साल में 5 का अनुपात और दूसरे में 9 का अनुपात है। तो मान लेते हैं कि टोटल व्यय पहले साल 5x का हुआ होगा और दूसरे साल 9x का हुआ होगा। तो कह रहा है कि जो पहले वर्ष का जो व्यय है वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो 5x के बराबर क्या हो जाएगा, पहले साल के बराबर ये हो जाएगा 25,000। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 5 पंजे 25, 0 0 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5,000 रुपये। तो x की वैल्यू अगर 5,000 आ गई, तो अगर मैं इस x को 5,000 को अगर मैं यहाँ 5x में पुट कर दूँ तो पहले साल का व्यय आ जाएगा। तो पहले साल का व्यय कितने का आ जाएगा, 5,000 पंजे 25,000। तो 25,000 का तो व्यय पहले साल हो गया। और सेकेंड ईयर की मैं अगर बात करता हूँ व्यय की, तो 5,000 की 9x से गुणा करनी पड़ेगी। तो 9 से गुणा हो जाएगी, x की वैल्यू तो तुम्हारे 5,000 पुट कर देंगे तो 5 नेम 45,000 यहाँ से आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि 2 वर्षों की कुल बचत क्या है। तो देखो 2 वर्षों का कुल आय कितना है, तो अगर मैं 30,000 को अगर मैं ऐड कर दूँ 45,000 में तो कितना हो जाएगा, तो 40 30 70 5 75,000 रुपये तो इसकी आय हो गई। और व्यय कितने का हुआ है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखो ये तो आपकी x की वैल्यू है, ये तो है नहीं, आपका पहले साल का व्यय ये है, दूसरे साल का ये है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 25,000 और 45,000 कितना होता है, ये होता है 70,000 रुपये। तो ये टोटल कितना होता है, 70,000 रुपये। तो 70,000 का जो है व्यय हो गया, 75,000 की आय हो गई। तो 75,000 में से अगर 70,000 रुपये का व्यय अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पे सिंपल बचेगा 5,000 रुपये, ये जो क्या कहलाएगा आपका बचत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3 तथा 1/4 के अनुपात में है। यदि उसका परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी वैल्यू जो आपका अनुपात में दिया हुआ है, हम हमेशा जो है डिनोमिनेटर को जो है ख़त्म करना चाहते हैं अनुपात में, जिससे कि सिंपल तरीके से हम इसकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई का आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर क्लियर कर दूँ तो 2 का, 3 का और 4 जो तीनों वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12, जो तीनों के टेबल में आएगा। तो मैं डायरेक्ट 12 से अगर तीनों साइड गुणा कर दूं तो देखो 12/2 हो जाएगा 6 और 12/3 हो जाएगा 4 और 12/4 हो जाएगा 3। इसका मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मैंने अनुपात निकाल दिया। किस किस अनुपात में, 6:4:3 के अनुपात में। टोटल भुजाओं की लंबाई मुझे नहीं पता, या तो आपको x मान के इसको सोल्व कर लो या तो एक डायरेक्ट जो इनकी भुजाओं को निकाल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं मान लेता हूँ कि जो पहली भुजा है वो 6x की लंबाई का है, ठीक है ना, और दूसरी भुजा जो है आपकी कितने की है, 4x की लंबाई की है,
ठीक है, 4x की, और तीसरी भुजा की लंबाई टोटल मान लेते हैं 3x है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, तीनों भुजाओं की अगर मैं लंबाई का ऐड कर दूं तो 6 4 10 3 13 आ जाएगा। तो लो मैंने यहाँ पे 13 ही लिख दिया, ठीक है ना। तो 13x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52 सेंटीमीटर का। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52। एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ से 4। तो अगर ये x की वैल्यू 4 आ गई तो कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो देखो अगर 4 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो 6 चौक 24 आ गया, तो 24 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी भुजा हो गई। 4 की 4 से गुणा कर देंगे तो 16 सेंटीमीटर की बीच वाली भुजा हो गई, और 4 के 3 से गुणा कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर की सबसे छोटी भुजा हो गई, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, एक तो ये x मान के हम सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि देखो मैं आपको इधर क्लियर कर देता हूँ। तो अगर मुझे पहली भुजा निकालनी है तो पहली भुजा ऊपर रखो, तीनों का सम, तो 6 4 10 3 13, अब बटे में तीनों का सम गुणा आपका 52 सेंटीमीटर। तो देखो 13 चौका 52 होता है, और 6 चौक 24 आ गया, नहीं आ गया पहली भुजा। ऐसे ही देखो बटे में काटने में 4 आ गया ना, तो दूसरी भुजा का अनुपात क्या है 4 का, और 4 से गुणा कर दो तो दूसरी आ जाएगी 16। ठीक है, देखो ये आ गया है। और तीसरी भुजा 3 है, तो 3 की 4 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 12, जो ये है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कहता है कि 170 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए का हुआ। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो, अगर अभी मैंने 1/2 का इससे पहले वाली वीडियो में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इसका अनुपात निकाला था। तीनों का एलसीएम लेते हैं, 12 आ जाएगा। 12 से गुणा करने पे पहला तो 6 का रेशो बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा 4 का, और तीसरा बन जाएगा 3 का। ठीक है, अब कह रहे हैं, अब हम मान लेते हैं कि जो पहले की जो लंबाई है, ठीक है ना, ये रुपए की बात कर रहा है। मान लेते हैं पहला रुपया 6x का है, ठीक है ना, 6x रुपये पहला है टोटल, ये अनुपात है रुपयों का। तो दूसरा जो रुपया वो 4x रुपये है, और तीसरा जो रुपया है, ठीक है, जो ए बी सी में बांटा जा रहा है। ठीक है ना, तो ए को मान लेते हैं टोटल 6x रुपये बांटे गए, बी को 4x, और सी को 3x रुपये बांटे गए। फिर क्या कहता है, अब गलती से उनको 2:3:4 का अनुपात में बांटा गया। इसका मतलब टोटल मान लेते हैं कि गलती से उनको 2x रुपये बांटे गए पहले, और बी को जो है 3x बांटे गए, और सी को 4x बांटे गए। तो इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितने रुपए का हुआ। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, तो अगर यहाँ पे 117 रुपये की बात कर रहा है, तो या तो मैं विदाउट एक्स माने भी इनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, इनकी भी और इनकी भी। ठीक है, और या मैं अभी मैंने आपको एक्स को सम करके मैंने बताया, या तो इस तरीके से कर लेते हैं। तो चलो एक्स को सम करके ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा। तो 13x बराबर हो जाएगा 117। तो 13 निम्मा कितना होता है 117, x बराबर 9 आ गया। तो अगर मैं पहले वाले ए की बात करता हूँ, ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो x की जगह पे 9 आ गया, 9 पुट कर दूंगा, 6 निम 54 रुपये तो इसको मिल जाएंगे। ठीक है, और 9 चौक 36 रुपये इसको मिल जाएंगे सेकंड वाले को। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ 36, ठीक है, सर्कल में, और 9 तिया 27 रुपये यहाँ मिल जाएंगे। ये आपको मैंने सर्कल में कर दिया। ठीक है, अब मैं इनकी बात करता हूँ। तो देखो ये भी तुम्हारा 4 3 7 2 9x हो जाएगा यहाँ पे। तो 9x बराबर हो जाएगा 117। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो x बराबर आ गया यहाँ से 13। तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ तो देखो 13 दूनी कितना हो जाएगा 2x है, 26 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 26। ठीक है, और ये हो जाएगा 13 की अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो 13 3 कितना हो जाएगा 39 रुपये, और 4 से गुणा कर दूँ तो 13 चौका कितना हो जाएगा 52 रुपये। पूछ रहा है कि किसको सबसे अधिक का लाभ हुआ। देखो पहले वाले को 54 दिया गया था रेशियो में जब बांटा गया था, अब गलती से कितना दे दिया है 26 दे दिया। ठीक है ना, अलग अलग रेशियो में ध्यान रखना, ये अलग है और ये अलग है। तो पहले 54 दिया गया था, तो बाद में कितना दिया गया 26। तो भाई कह रहा है कि किसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, तो ये इसको तो घाटा हो गया ना, पहले 54 दिया गया था, अब उसको 26 रुपये दिए जा रहे हैं। दूसरी बात, दूसरे कंडीशन में देखते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं इन दोनों की। तो यहाँ पे इसको 36 दिए गए और इसको कितने दिए गए 39। तो लाभ तो हुआ है बट 3 का हुआ है। अभी देख लेते हैं आगे, तो इसको कितने मिले हैं, इसको मिले हैं 27 रुपये और इसको मिले हैं 52 रुपये। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ है, इसी को हुआ है। 27 से सीधे 52 रुपये मिले हैं दूसरी बारी में। तो 27 से 52 जो हुआ है, तो 52 में से अगर मैं 27 माइनस कर दूं तो देखो 12 में से 7 गया 5, आपका बचेगा कितना 4 में से 2 गया 2, 25 का लाभ हुआ है किसको, सी को। ये सी वाला पार्ट है ना, लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना,
ये लास्ट वाला पार्ट है 3x वाला और 4x वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। कहता है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। भाई देखो एक बात बताऊँ, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको फार्मूले से सोल्व कराऊँ, ठीक है, क्वेश्चन से, या तो मैं इसको डायरेक्टली ऑप्शन से सोल्व करा दूँ। तो ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। देखो क्या 2:1 के अनुपात है, यस इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब कहता है यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है तो दोनों के पास 1:1 का अनुपात रह जाता है। अगर यहाँ पे ए बी को 2 रुपये दे दे तो यहाँ पे 10:8 आ जाएगा। तो ये 1:1 तो कभी नहीं बन सकता। ये अगर 2 रुपये दे दे, ए 16 ये 14 हो जाएगा और ये 2 रुपये लेके 10 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे 2:1 का अनुपात बन रहा है? नहीं। अगर ये यहाँ से अपने 2 रुपये दे दे 6 बन जाएगा और ये 2 रुपये ले लेगा तो इसके 6 हो जाएंगे। तो 6 1:1 का अनुपात बन गया। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इसका दूसरा तरीका मैं बता दूं, तो इसको अगर मैं सोल्व करूं फार्मूले से, तो देखो क्या कहता है कि 2:1 के अनुपात में धन है। धन का तो मुझे पूरा पता नहीं ना, अनुपात है। तो मान लिया कि ए के पास 2x रुपये हैं और बी के पास x रुपये हैं। अब कहता है ए बी को 2 रुपये देता, तो ए में से 2 रुपये घट गए और बी के पास 2 रुपये बढ़ गए। क्यों? क्योंकि ए ने बी को दे दिया। तो अब उनके पास 1:1 का अनुपात रह जाएगा। तो अब धन यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक बात बताओ, अगर ये आमने सामने हो जाएंगे तो ये 2x - 2 बराबर हो जाएगा x + 2। तो x इधर आकर माइनस में आ जाएगा तो 2x - x x आ जाएगा और ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 आ गई। तो कह रहा है प्रारंभ में कितना धन था? तो प्रारंभ में 2:1 का ही तो अनुपात था। 2x और x रुपये तो थे भाई, यही तो धन था। पहले 2 और 1:1 का ही तो अनुपात था। तो मैंने मान लिया कि धन 2x था और दूसरे वाले पर x रुपये था। तो जब x की वैल्यू जब मैं 2x में गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4 दूनी ये 4 है, x की जगह पे 4 रखूँगा तो 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8। और दूसरा धन कितना हो जाएगा? 4 के 1 से गुणा करेंगे 4। तो 8:4 का ही तो धन था। तो 8 रुपये 4 रुपये थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए बी तथा सी की आयों में 3:7:4 का अनुपात है और उनके व्ययों में क्रम से 4:3:5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये बचाता हो, यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता हो तो बी तथा सी की बचतें क्या हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। भाई आयों का अनुपात तो दिया हुआ है और व्ययों का भी अनुपात दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं कि ए की आय, ए बी सी की आय है, मान लेते हैं कि ए ठीक है, बी और सी मान लेते हैं कुल आय जो है ए की 3x रुपये है, बी की 7x है और सी की 4x है, ठीक है। और अब क्या कहता है, यदि ए 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये बचा लेता हो, ठीक है। पहले अच्छा अभी हम व्यय की बात कर लेते हैं। पहले आय की बात हो गई, अब व्यय की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ए बी और सी का जो व्यय का अनुपात है वो कितना मान लेते हैं? 4x है, फिर 3x है और फिर 5x है, ठीक है। तो इस सभी की मैंने व्यय का भी अनुपात निकाल लिया। अब कहता है कि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता हो, ठीक है, तो बी और सी की बचत कितनी है? तो ए जो है आय 3x थी, ठीक है, और व्यय कितनी है यहाँ पे? 4x, ठीक है। तो कह रहा है कि ए जो है 2400 की आय में 300 रुपये बचाता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं इन सभी की आय निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ए की आय पता चल गई कितने की? 2400 रुपये की। तो यहाँ पे इसकी आय 3x जो है, मान लिया कुल आय 3x है, वो 2400 रुपये के बराबर है, क्योंकि उसने बता दिया है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 3×8 = 24 और ये हो जाएगा x बराबर 800, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस 800 को 300 गुणा कर दूंगा तो 2400 तो तुम्हारी ए की आय आ गई, ठीक है। ए की आय कितनी आ गई आपकी? ए की आय आ गई 2400। और मैं बी की आय निकालना चाहूँगा तो इस 800 की किससे गुणा करूँगा? 7 से, तो 8 7 5600। और सी की आय अगर मुझको फाइंड आउट करना तो 8 चौक 3200, 4x में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी बी और सी की आय निकल गई। तो कह रहा है यदि ए 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये बचाता हो, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसमें से 300 रुपये माइनस कर दूँ ए के, तो बचे कितने? 2100 रुपये। 2100 रुपये। तो ये 2100 रुपये क्या है आपको पता है? ये आपका व्यय है। किसके बराबर हो जाएगा? ए के व्यय के बराबर। किसके? 4x के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रही होगी बात। कह रहा है कि ए 2400 की आय में से 300 रुपये बचा रहा है। तो ए की आय तो 2400 टोटल है ही, उसमें से 300 जब वो बचा रहा है तो इसका मतलब 2100 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो इसके व्यय के बराबर हो जाएगा ए के। तो यहाँ से अगर मैं व्यय की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो 4 पंजे 20 आपका बचेगा 1, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 से 4 ठीक है ना। 4 पंजे 20, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 525, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, 525 है, ठीक है। तो अब वो कहता क्या है कि
बी तथा सी की बचते क्या हैं। तो देखो यहाँ पे तो मैंने क्या निकाला, अभी एक्स की वैल्यू निकाली है ना। तो वैसे तो मैं बताऊं तो आपका व्यय निकला है, क्या निकला है, 2100 का तो व्यय निकला है। ए का व्यय तो डायरेक्ट मैंने 2100 निकाल ही दिया था कम करके, ठीक है ना। तो यहाँ से ए का व्यय कितना आ चुका है, 2100, ठीक है। आपका अगर मैं बी का व्यय निकालना चाहूँ तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको देखो तो ये 525 के 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1575, तो 1575 यहाँ से आ जाएगा। और सी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 5 से गुणा कर देंगे 525 की, तो 500 की 5 से गुणा करने पर 2500 और 25 पंजे 125, 2625 ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब वो कहता क्या है कि बी तथा सी की बचते क्या है, ये तो अभी व्यय निकली है, तो बचत कितनी है इनकी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखो भाई बी और सी की सिर्फ बात कर रहा है वो, अभी बी और सी की बचत बतानी है हमको। तो देखो बी की आय कितनी है, 5600, और व्यय कितने का है, 1575 का। तो अगर मैं 5600 में से, ठीक है, 1575 माइनस कर दूं तो उसका क्या निकल जाएगा भाई, आय में से व्यय माइनस कर रहा हूँ, बचत निकल जाएगा डायरेक्ट। तो देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, आपका बचेगा यहाँ पे 5, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, तो 4025 आ गया आपका बी का बचत। तो देखो 4025 कहीं पे भी है नहीं है, इस पे है, ए में, ए आंसर हो जाएगा। अब क्या कहता है कि सी की भी बचत बताओ, तो सी का 3200 में से 2625 घटा दोगे आपका 575 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा बेटा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1250 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 1250 रुपये को ए बी सी में बांटना है कि ए, देखो इनको मैं अनुपात निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना बहुत ही अच्छे तरीके से। कह रहा है इस प्रकार से 1250 रुपये को बांटना है तीनों के बीच में कि ए जो है वो बी के भाग का 2/9 हो, 2/9। इसका मतलब ये हुआ जो बी का भाग जो 9 है ना, ये अपोन में ये बी का भाग है, ध्यान रखना, इसका 2/9, 2/9, तो 2/9 है तो 9 से 9 कट गया, 2 आ गया ना, तो इस बी के भाग का 2/9 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, इसकी सेकंड कंडीशन कहता है कि सी जो है वो ए के भाग का 3/4 है, मतलब 4 का अगर मैं 3/4 कर दूंगा तो 3 ही आएगा, ध्यान रखना, मैंने जैसा भी बताया था। तो काफ़ी गहराई में मैं आपको समझा रहा हूँ बातों को। तो अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर तो ए की वैल्यू 2 है ऊपर, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 4 है, तो मैं ऊपर नीचे बोथ साइड 2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से रेशो जो है एक्चुअल रेशो निकल जाएंगे जो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, देखो ए बोथ साइड सेम होगा ना, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होती है वो सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो चुका है, ठीक है ना, बोथ साइड। अब यहाँ पे आपका बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगी, 4:18, और सी की वैल्यू आपका 3 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब क्या कहता है कि ए बी सी में बांटना है बस। तो एक बार बताओ 1250 रुपये ए की वैल्यू निकालते हैं, चलो। तो 1250 रुपये का 4 बटे तीनों का सम कर देंगे तो 18 4 कितना होते हैं, 22 और 3 25, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 0 50 चौका 200, तो 200 तो आ गया तुम्हारा ए का, ठीक है ना। ए जो है 200 रुपये प्राप्त करेगा। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का 18 भाग है रेशियो का, तो इसका मतलब 20 सबसे ज़्यादा ही जो है वो करेगा, बटे में 25 हो जाएगा और गुणा 1250। तो आपको पता है 25 पंजे 125, 0 तो 50 के 18 पंजे कितना होता है, 90, 900 रुपये। तो मैंने कहा था 20 सबसे ज़्यादा पैसे लेगा तो 900 रुपये बी के हो गए। तो देखो 200 और 900 कहाँ पे हैं, दोनों जगह ही है। चलो तीसरा निकाल लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 900 ये, 200 ये, 1100 तो यही होगा, और 150 बचना चाहिए, 1250 टोटल देना, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बक्से में 180 रुपये हैं जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं तथा जिनका अनुपात 2:3 का अनुपात 4 के अनुपात में है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो भाई एक बात बताओ, 180 रुपये दिए हुए हैं और सारे पैसे बता रखे हैं, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, और इनका अनुपात भी दिया हुआ है। तो भाई मुझे जो है ये अनुपात दिया हुआ है ना कि कितने सिक्के हैं, इनका अनुपात दिया है। तो मान लेते हैं जो 1 रुपया है वो 1 मान लेंगे, इसका अनुपात क्या कह रहा है, 2 के अनुपात में बता रहा है। मान लेते हैं कि 2x सिक्के हैं टोटल 1 रुपये के, ठीक है। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2x, प्लस 50 पैसे को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में रख लेता हूँ, 1/2 होता है, ठीक है ना, मतलब आधा रुपया, ठीक है ना, 1/2। तो इसके कितने सिक्के हैं,
मैं मान लेता हूँ कि 3x सिक्के हैं, ठीक है ना, ये बीच वाले। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, तो इसको मैं 25 पैसे को 1/4 मान लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मतलब 1 रुपये का 1/4 हिस्सा। उसके कितने अनुपात बता रहा है, 4 का बता रहा है, तो मान लेते हैं 4x सिक्के हैं टोटल। ये आपके सिक्के हैं टोटल और ये आपके पैसे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी मिला के 180 रुपये हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ से करना क्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं पहले यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो देखो अपॉन में जो है यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एलसीएम 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा एलसीएम 4 आता है तो इस 4 की गुणा में किस में करूँगा, यहाँ 2x में करूँगा, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, प्लस के अब ये 4 बटे में 2 है तो 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6x आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम आता होगा, ठीक है ना। अब प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 4x। तो इक्वल टू ये अपॉन में जो एलसीएम वाला 4x है ये गुणा में चला जाएगा 180 के, तो 180 गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10 8 18x, 18x बराबर हो जाएगा 180 गुणा 4। तो 18 से कट जाएगा 10 12 में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 चौका 40। तो पूछ क्या रहा है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 3x है ना। तो अगर मैं इस हाफ से गुणा कर दूंगा तो पूरे रुपए निकल जाएंगे, हमको तो सिर्फ सिक्कों की संख्या पता करनी है। तो 3x है भाई, 3 का अनुपात था ना संख्याओं का, तो इसका जो है मैंने 3x मान लिया टोटल सिक्के। तो x की वैल्यू तो 40 आ गई, तो 3 की गुणा किससे कर दूंगा, 40 से, तो 40 तियाँ 120 आ जाएगा। तो 120 सिक्के, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है 9,000 रुपये की एक धनराशि को ए बी और सी में 4:5:6 के अनुपात में बांटना है। ए और सी के भागों में क्या अंतर है। तो देखो ए बी और सी के बीच में बांटना है, और तो मान लेते हैं कि ए जो है, ए को भाई 4:5:6 का अनुपात है, इसके अनुपात को बांटना सीखो। कह रहा है ए बी सी के बीच में बांटना है, तो एक बात बताओ भाई, मर्जी है, या तो आप एक्स मान के कर लो, ठीक है ना, या तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है एक्स मान के नहीं करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। तो मान लेते हैं कि ए की जो वैल्यू होगी वो 4 का अनुपात बता रहा है ना, 4/6 4 10 5 15 है, तीनों का सम गुणा 9,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 5 75, 15 6 का 90, 600 यहाँ से आ जाएगा, 6 चौक 2400, 2400 रुपये किसके होगा, ए के, ठीक है। बी का हिस्सा देख लेते हैं, 5/15 गुणा 9,000, ठीक है। तो ये फिर वही कट कर तुम्हारा 600 आ जाएगा, तो 6 पंजे 30, ये होता है तुम्हारा 3,000 यहाँ से आ गए। तो टोटल 9,000 है, तो 2400 ये, 3,000 ये, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5400, दोनों को जोड़ के 5400 में 9,000 में से घटा दो, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये बचेगा आपका 3600, ठीक है ना, 3600 ये आ गए। पूछ कर रहा है ए और सी के भागों में अंतर, तो ए कितना 2400, ये कितना 3600, 3600 में 2400 घटा दो, तो ए में ये सी, ये सी की वैल्यू ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, तो मतलब 3600 में से सी में से आपको ए को माइनस कर दो, कितने को, 2400 को, ठीक है, ये 24 है, 2400 को माइनस कर दो तो आपका 1200 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबे का अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना है जस्ता का और तांबे का। जस्ता को जे मान लेते हैं, तांबे को टी मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि टोटल जो ग्राम है, मान लेते हैं 5x ग्राम का जस्ता होगा और 3x ग्राम का इसमें तांबा होगा, ठीक है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। अच्छा एक बात और भी है, कह रहा है कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, ठीक है। तो अभी इनका अनुपात दिया हुआ था, और एक सेकंड, अभी हमें इसको x मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी वो कह रहा है 200 ग्राम की धातु है, जिसमें जस्ता और तांबे का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ कि जस्ता कितने ग्राम का इसके अंदर है। तो टोटल ग्राम 200 का है, 200 में जस्ता कितना है, 5 का अनुपात है, 5 बटे दोनों का सम 8, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 25 पंजे 125 ग्राम। तो 125 ग्राम तो इस 200 ग्राम की मिश्र धातु में जस्ता है, और तांबा कितना हो जाएगा, 200 में से 125 माइनस कर दो तो 75 ग्राम का इसमें क्या आ जाएगा, तांबा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम इसके अनुपात से हम इसके अलग अलग वेट निकाल लेंगे कि जस्ता और तांबा कितना कितना है। अब क्या कहता है, इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि ये अनुपात 3:5 हो जाए। अब मान लेते हैं कि भाई जस्ता कितना है 125 ग्राम, अब बटे में तांबा कितना है 75 ग्राम, कह रहा है कितना तांबा मिलाया जाए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं x ग्राम तांबा मिलाया जाए, तो इनका जो अनुपात है वो 3:5 के अनुपात में हो जाएगा। अब मुझको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा बेटे, अब इसको सॉल्व करूँगा तभी आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अब देखो क्या होगा, यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ये आपका जो है ना, ये 5 जो है 125 के गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 गुणा 5 बराबर, ये हो जाएगा 75 तिया कितना होता है,
तो ये होता है 150 और 225, 225 प्लस के 3x। ठीक है, तो आपका ये 225 अगर 125 पंजे कितना होता है आपका 625। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना, ऊपर की तरफ जो है तो ये हो जाएगा आपका 625 माइनस 225 बराबर 3x। ठीक है, तो आपका ये आपका इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 400 आ जाएगा, 400 और ये बराबर 3x। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो बेटे यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन का आंसर आया पड़ा है, तो ये 400/3 हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो 3 से अगर मैं इसे काट दूंगा ना तो ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1/3। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर हो जाएगा 133 1/3। ठीक है, 133 होल 1/3। तो इसमें जो है इतना जो है हमको ग्राम जो है तांबा मिलाना पड़ेगा कि अनुपात 3:5 का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात जो है 3:4 का हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ भाई, क्या कहता है कि 2:3 का अनुपात है, कोई भी दो संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो होगी वो 2x होगी टोटल और दूसरी संख्या टोटल जो होगी 3x होगी। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, पहले 2x और या रेशो का मतलब अपोनित होता है, तो अगर वो कह रहा है दोनों संख्याओं में 3 जोड़ दो, तो 3 पहले में भी जोड़ दिया और दूसरे में भी जोड़ दिया, तो अब नया अनुपात 3:4 का हो जाएगा। ठीक है, तो संख्याओं का योग निकालना, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, ये दो संख्याएं की बात कर रहा है ये, एक काम करते हैं, रुक जाओ भाई, दो संख्याएं अलग अलग हैं तो चलो यहाँ से भी निकल जाएगा, मर्जी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ठीक है ये यहीं से ही हो जाएगा, हमको अलग अलग वेरिएबल लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं y ले लेता हूँ तो फिर पता चला कि फिर यहाँ पे जो है ना ये कैंसिल आउट होना में चाहे इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको एक संख्या हमने मान लिया 2x और एक क्या है 3x है, अनुपात में हमें एक ही वेरिएबल लेना पड़ता है। मतलब वेरिएबल ले लूँगा तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। तो अब इसमें क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो ये हो जाएगा बेटे 4x, 4 की 2x से गुणा कर देंगे तो 8x और प्लस के 4 तिहाई 12 बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9x और प्लस के 9। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अच्छा यहाँ पे मैंने 48 लिख दिया, 4 दूनी 8x है नहीं, तो एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका 8x। ठीक है, तो 8x ये है तो 8x उधर की तरफ ले जाएंगे तो 9x माइनस 8x क्या आ जाएगा x, और 9 इधर ले आएंगे तो 12 में से 9 के कितना आ जाएगा 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ गई होगी। तो कह रहा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो 3x और 2x कितना होता है 5x होता है, तो 5 और गुणा x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 3, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो दोनों संख्याओं का जो योग है ना वो 15 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, दो संख्याओं में, दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर वे 17:27 के अनुपात में हो जाती है, इन संख्याओं का अंतर क्या है। अब देखो क्या कहता है, 5:7 का अनुपात है दो संख्याओं में, संख्याओं के बारे में हमको नहीं पता। मैंने मान लिया पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 7x है। अब वो क्या कहते हैं दोनों में से अगर 40 घटाया जा रहा है, तो पहले में से ही मैंने 40 घटा दिया और दूसरे में से ही मैंने 40 घटा दिया, तो वे 17:27 के अनुपात में कह रहा है हो जाती है। तो संख्याओं का अंतर क्या है, पहले दोनों संख्याओं को मैं निकालूंगा। देखो पहली संख्या तो 5x है और दूसरी संख्या क्या है 7x। x की वैल्यू से जो है इन दोनों का अंतर देखो क्या हो रहा है, 7x में से 5x घटा देंगे 2x है, तो यहाँ पे अंतर निकल जाएगा। बस मुझको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो भी x की वैल्यू आएगी 2 से गुणा कर देगा, अंतर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 27 की पहले मैं गुणा कर देता हूँ 5 से, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 27 पंजे हो जाएगा 135। ठीक है ना, तो 135 x माइनस ये हो जाएगा 27 चौका 25 चौका 100, 27 चौका हो जाएगा तुम्हारा 104। ठीक है, तो एक सेकंड, 27 चौका 104 नहीं होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 108। ठीक है, तो 108 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा अच्छा यहाँ पे 27 चौका 108 के बाद ये 40 का जीरो भी तो है, यहाँ पे एक जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 17 की 7 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 से 49 का 9 कैरी 4, 7 एकम 7 4 11, 119x माइनस के 17 चौका 68, 680 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 119 को इधर ले आऊँ, 135 माइनस 119 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16x। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो 1080 इधर आके प्लस में चला जाएगा, तो 1080 में से अगर मैं 680 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, ठीक है, 400 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो 16 दूनी 32, ठीक है, 16 पंजे 65, 16 छिक 78, तो 16 छिक 78। एक काम करते हैं, 4 चौक 16, 4 दहाँ पे 40, 100 आ जाएगा यहाँ से, और 4 25 टाइम में 100, डायरेक्ट ही खत्म हो गया, ठीक है ना। तो 25 आ जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी फाइंड आउट हो गई, 25 आ गई है, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 गुणा x की जगह पे 25 पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 16, ये वैसे 16 से भी डायरेक्ट कट रहा था, ठीक है ना। तो भाई 16 दूनी 32 होता है और 16 पंजे 80 होता है, तो 25 बार में खत्म हो गया था। फिर हमने 4 से डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13:11 है, ठीक है। तो देखो कह क्या रहा है वो कि 504 जब विद्यार्थी थे तो लड़के और लड़कियों की जो संख्या थी वो 13:11 के अनुपात में थी। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं लड़के जो बॉयज़ थे वो 13 बटे दोनों का सम कर लेंगे, 13 23 और 1 24 गुणा 504। यहाँ से मेरे टोटल बॉयज़ निकल जाएंगे, लड़के कितने थे। तो देखो एक बात बताऊँ, तो 24 दूनी 48, 24 एकम 24, ठीक है। तो 21 की 13 से गुणा कर देंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा 13 कम 13 का 3 कैरी 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 तो बॉयज़ हो गए। और यहाँ से अगर मैं गर्ल्स निकालना चाहूँ तो देखो ये 11 बटे 24 फिर हो जाएगा और गुणा 504। तो ये 21 बार में पूरा कट जाएगा। तो 21 की 11 से गुणा कर देंगे, 21 एकम 21 का 1 कैरी 2, ठीक है ना। और आपका 21 एकम 21 और 2 23, 231 तुम्हारी क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। तो कह रहा है अगर 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो लड़के तो तुम्हारे 273 ही हैं, लड़के कितने हैं, 273 ही हैं, और लड़कियां बढ़ गई हैं 231 में अगर, ठीक है। 12 और ऐड कर दूं तो 231 और 12 कितने होते हैं, 12 ऐड कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 3 4 243 हो जाएगा। तो अब लड़कियां कितनी हो चुकी हैं, 243। तो कह रहा है कि उनका नया अनुपात क्या होगा, तब इसको डिवाइड कर देंगे, नया अनुपात हो जाएगा। तो देखो 3 निम्मा 27, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो 91 रेशो 81 आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।